गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टेंस की संक्षिप्त जानकारी ली थी। आगे टेंस के पार्ट, टेंस के बारे में आगे पढ़ते हैं। टेंस, जैसा कि कल मैंने बताया था कि काल के कुल 3 भेद हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद: सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस, इसके भी 4 भेद: सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी कुल 4 भेद: सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसमें से हर एक का अलग अलग से अध्ययन करेंगे, अलग अलग से इसको पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में हम प्रेजेंट माने वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अर्थात यही बोध कराता है कि कार्य वर्तमान समय का है, अर्थात जब बात कही जा रही हो तो उस अवधि का यह कार्य हो रहा होता है। इसी को इसीलिए सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में भी सर्वप्रथम हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, अर्थात सकारात्मक वाक्यों को पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू शब्द आते हैं। इसलिए करके हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इस सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अर्थात कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, कब कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला एक स्वाभाविक कार्य, हैबिचुअल एक्शन, अर्थात जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा स्वभाव है, उन बातों को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस को व्यक्त करने के लिए, जैसे कोई कार्य जो है, जो रेगुलर वे में या परमानेंट वे में फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हो, अर्थात जो बार बार कार्य किया जाता हो, उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, वह हमेशा सच बोलता है, तुम अक्सर मंदिर जाते हो। ये एक हैबिचुअल स्वाभाविक कार्य है, हैबिचुअल एक्शंस हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, साधारण सत्य, जिसे जनरल ट्रूथ कहते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जिसे सूरज पूर्व में निकलता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सत्य है, अटल सत्य है। ये जो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। अर्थात ऐसे सत्य जो अवधि के कारण या समय के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे सत्य को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शहद मीठा है, अर्थात उसका स्वभाव है शहद का कि वह मीठापन है, उसमें मधुरता होती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शहद कड़वा है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। ये साधारण सत्य हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा,
उस भविष्य की घटना को भी व्यक्त करने के लिए जो पहले से ही निश्चित कार्यक्रम का भाग हो। एल अर्थात हमें पता है कि यह कार्य पहले से प्रोग्राम बना लिया जाता है, अर्थात पहले से ही पूर्व नियोजित ढंग से ही वो प्रोग्राम निश्चित रहता है, उसकी जानकारी हमें पहले से ही होती है। तो ऐसे भविष्य की बात को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगली गाड़ी कल सुबह 9 बजे है, हालांकि ये भविष्य की बात हो रही है, लेकिन यहाँ फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट मैच 8 बजे शुरू होगा, ये पहले पूर्व से निर्धारित है, पहले से प्रोग्राम फिक्स है, इसलिए यहाँ भविष्य की बात होने पर भी हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। अनुवाद के नियम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अनुवाद किया जाता है उसके क्या क्या नियम है। पहला, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग होती है। आप लोग जानते हैं कि वर्ब, अंग्रेजी में जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, वो हमेशा दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म्स, वे हमेशा बहुवचन में होती हैं। तो ऐसे में एक वचनकर्ता के साथ हमें क्रिया लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब को क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। तो एक वचनकर्ता है, अगर सिंगुलर है और वह थर्ड पर्सन है, तो एक वचन का करता है थर्ड पर्सन का, तो ऐसे एक वचन की क्रिया के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब में यस ईएस लगा देते हैं। जैसे उदाहरण में हमने अभी बताया था, वह हमेशा सच बोलता है। अब अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वह के लिए आएगा ही, हमेशा के लिए ऑलवेज, ही ऑलवेज बोलता है, माने स्पीक्स ट्रुथ। अब यहाँ स्पीक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें हम वर्ब में स्पीक में यस का को जोड़ देंगे, इसलिए ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण वर्ब में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। राम स्कूल जाता है, राम भी अब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के नाते राम गोज टू स्कूल। अब दूसरा हम देखते हैं, आई यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, इसलिए जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। अब आई के साथ, आई जबकि सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ, यू के साथ और बहुवचन के जितने भी कर्ता हैं प्लूरल के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। तो होगा, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तुम अक्सर मंदिर जाते हो, यू ऑफन गो टू टेम्पल, यू ऑफन गो टू टेम्पल। राम और श्याम खेलते हैं। राम देखिए जबकि सिंगुलर है, ऊपर आपने पढ़ा, लेकिन राम और श्याम अब दो हो गए, तो दे आर नाउ बिकम प्लूरल। अब दो प्लूरल हो गए दोनों मिलकर के। जब बहुवचन हो जाएगा तो इसके साथ क्रिया क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस या यस नहीं लगेगा, होगा राम एंड श्याम प्ले। अनुवाद का क्रम, अनुवाद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों की संरचना और अंग्रेजी के वाक्यों की संरचना में अंतर होता है। हिंदी के वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर क्रिया बाद में आती है, जबकि अंग्रेजी का अनुवाद करते समय हम सर्वप्रथम सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, SVO, सबसे पहले हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को ले आते हैं, फिर क्रिया को, और फिर ऑब्जेक्ट माने कर्म को ले आते हैं। तो अनुवाद का क्रम क्या होगा, पहला SS माने सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस
प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पीएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात पीएस अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट। अगर बहुवचन का करता है तो उसके साथ सिंपल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर मैंने कुल 10 वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आप लोगों की एक्सरसाइज दी है। इन 10 वाक्यों का आप अनुवाद करेंगे और करने के बाद इसे आप लोग व्हाट्सएप भी करेंगे, मुझे वापस भेजेंगे और ध्यान से इसको कॉपी में भी उतार लेंगे, अच्छी तरह से कॉपी में उतार लेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।